नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 5 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस के जो आपके पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रश्न काफी ज्यादा आसान पूछे गए थे। आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमारी पहले शिफ्ट में आए थे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमटीएस का एग्जाम देते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर अपने प्रश्नों को शेयर कर सकते हैं या फिर आप वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी अपने प्रश्नों को इसी नंबर पर सेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, एक प्रश्न ये पूछा गया था कि हमारे गुलाम डायनेस्टी के जो एक शासक थे जिनका नाम घियासुद्दीन बलबन था, इन्होंने किस उपाधि को धारण किया था। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बलबन की बात करते हैं तो इसने उपाधि को धारण किया था जिसका नाम था जिल ए इलाही। क्या नाम था? जिल ए इलाही इस टाइटल का नाम था। और आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की परछाई। और इस टाइटल को होल्ड किया था बलबन ने। बलबन के बारे में आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसने 1266 से लेकर के 1287 तक गुलाम वंश के शासक के तौर पर काम किया था। और सिजदा और पैबोस नाम की जो प्रथाएं हैं उसकी शुरुआत भी सम्राट बलबन के द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। तो अंत्योदय कार्ड आप लोगों को पता ही होगा। अंत्योदय अन्न योजना का मुख्य रूप से उद्देश्य है कि जो भी हमारे देश में गरीब तबके के लोग हैं उनको यहाँ पर मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराया जाए। तो इसी पर्पज से इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर वर्ष 2000 में की गई थी। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले इस योजना को लागू करने वाला राज्य जो है वो हमारा राजस्थान राज्य रहा था। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से किसे स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपको ध्यान रखना है कि स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर जी को जाना जाता था और इसी साल फरवरी महीने में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से किस राज्य में द्विसदनीय प्रणाली है। तो ये तो बहुत ही पेट क्वेश्चन है सारे एग्जाम का। आपको ध्यान रखना है कि देश में ऐसे टोटल 6 राज्य हैं जहां पर आपको द्विसदनीय प्रणाली देखने को मिलेगी, यानी कि वहां का जो विधान मंडल है उसमें आपको विधानसभा और विधान परिषद दोनों देखने को मिलेगी। कौन कौन से 6 राज्य हैं? तो इसमें आपका केरल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और आपका है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सॉरी, केरल मैंने आपको गलत बता दिया, केरल इसमें नहीं है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 में जो हमारे देश में सेंसस हुआ था उसके अनुसार लिंगानुपात कितना था। तो सेंसस से आपके CHSL में भी बहुत सारे प्रश्न आए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो आपका था 943। कितना था? 943 था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है तो वो हमारे केरल राज्य में था और सबसे कम की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके हरियाणा राज्य में रहा था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील नहीं है। तो कई सारे आपको ऑप्शन दिए गए थे और उनमें से एक ऑप्शन था चॉक का। ठीक है, चॉक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग CaCO3 के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चॉक होता है ये पानी में घुलनशील नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चॉक। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सी नदी थार रेगिस्तान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो आपको ध्यान रखना है कि अरावली की पहाड़ियों से ये हमारी नदी निकलती है और इसका नाम है लूनी। लूनी नदी के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे राजस्थान से होते हुए आपके गुजरात में जो गल्फ ऑफ खंबात है उसी में जाकर के विलीन हो जाती है, यानी कि ये किसी सागर में जाकर के नहीं मिलती है। तो लूनी नदी ये हमारे बहती है थार के मरुस्थल में। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2018 में जो हॉकी का विश्व कप था इसका खिताब किस देश ने जीता था। आपको पहले ये ध्यान रखना है कि 2018 में जो हॉकी विश्व कप है वो हमारे उड़ीसा राज्य में खेला गया था और इसका जो खिताब है वो बेल्जियम देश ने जीता था। किसने जीता था? बेल्जियम देश ने जीता था। हॉकी विश्व कप की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इस टूर्नामेंट को 4 बार हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने जीता है
और अगर हम लोग अपने देश की हॉकी टीम की बात करते हैं तो 1975 में हमारे देश ने इस खिताब को जीता है। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा हमारे कृत्रिम इकोसिस्टम का एक उदाहरण है। देखिए, जब हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो इसका मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आपको बहुत सारी जैव विविधताएं देखने को मिलती हैं। और जब हम लोग कृत्रिम इकोसिस्टम की बात करते हैं यानी कि आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो इसमें आपका एक तो चिड़ियाघर आ जाता है, उसके अलावा जो हमारे एक्वेरियम वगैरह हैं या फिर जो आपके बॉटनिकल गार्डन वगैरह बनाए जाते हैं, ये सारे हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है। बेकिंग सोडा यानी कि जो खाने वाला सोडा होता है, इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा का फार्मूला है NaHCO3। वहीं पर आपसे कई बार धावन सोडा या धोने वाले सोडे का फार्मूला भी पूछा जाता है, तो इसका फार्मूला सिंपल है Na2CO3। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2023 में हॉकी का जो विश्व कप है वो भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 2023 में जो हॉकी का विश्व कप है ये हमारे उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाएगा। और उड़ीसा में 2 शहर हैं, एक तो आपका भुवनेश्वर है, एक राउरकेला है। दोनों इसको होस्ट करेंगे 2023 में। एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि 2023 में जो हमारा क्रिकेट विश्व कप है उसका भी आयोजन आपके भारत देश में ही किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है। तो इसे थोड़ा कंफर्म करिएगा कि ये पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। तो इस समय भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी चल रही है, आप सभी को ये पता होगा। और ये जो आपका मंदिर है वो आपको मिलेगा उड़ीसा के पुरी जिले में। कहाँ पर है? उड़ीसा के पुरी जिले में है। ये हमारे भगवान विष्णु का मंदिर है। 1163 ईस्वी में इस मंदिर का जो निर्माण है वो हमारे मालवा सल्तनत के जो राजा हैं जिनका नाम इंद्रद्युम्न था, उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। और ये आपके कलिंगा आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो हमारे किस वाद्य यंत्र से है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करते हैं, इसी साल इनका निधन भी हुआ है, आपको अच्छे से पता ही होगा। और ये हमारे संतूर वादक थे। तो भारत में जो संतूर में सबसे बड़ा नाम है वो आपके शिव कुमार शर्मा जी का ही है। अब कई सारे संतूर वादक और भी हैं जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इन्हीं के बेटे हैं, राहुल शर्मा उनका नाम है। एक हमारे भजन सुपोरी साहब हैं, एक आपके उल्हास बापट हैं, सतीश व्यास हैं। तो ये सारे भी हमारे संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि डल झील किस राज्य में स्थित है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। डल झील अगर पूछा गया होगा तो ये जम्मू और कश्मीर राज्य में है। आपको ध्यान रखना है कि डल झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बथुकम्मा पुष्प उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो बथुकम्मा पुष्प उत्सव की बात करें, ये हमारे तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस उत्सव में जिन फूलों का यूज किया जाता है उसका नाम है थंगेडी पुवोलू। क्या नाम है? थंगेडी पुवोलू पुष्प का नाम है, जो कि तेलंगाना का राजकीय पुष्प भी है। इसी का यूज किया जाता है बथुकम्मा पुष्प उत्सव में। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए ये जो दिवस है हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल को 1948 में आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, जिसके वर्तमान में महानिदेशक टेड्रस अधनाम है और जिसका हेडक्वार्टर आपको जिनीवा में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पूना पैक्ट कब हुआ था। अब ये मैं 100% श्योर नहीं हूं कि ये प्रश्न आया था या नहीं, कमेंट में बताइएगा इसके बारे में। फिलहाल ये जो आपका समझौता है वो 24 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ये किस राज्य में स्थित है। तो ये भी आपको पता होगा कि यूनेस्को के धरोहर स्थलों में से एक है। भगवान सूर्य का ये मंदिर है और ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। इसका निर्माण 1250 ईस्वी में हमारे पूर्वी गंगा डायनेस्टी के एक राजा थे जिनका नाम था नरसिंह देव प्रथम। उन्होंने ही इस कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है।
भैया ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में। ध्यान रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन के जरिए हमारे संविधान में टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये आपको संविधान के पार्ट 4A में देखने को मिलेंगे। इसका आर्टिकल 51A है, आपको ये ध्यान रखना है। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में इसको हमने शामिल किया था। तो शुरुआत में इसकी संख्या 10 थी। बाद में जब हमारे देश में 86वां संविधान संशोधन होता है तो उसके जरिए एक और फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया जाता है और इनकी संख्या वर्तमान में हो गई है 11। अगला प्रश्न पूछा गया कि क्षेत्रीय संगठन आसियान की स्थापना कब हुई थी। आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसकी जो स्थापना है वो आपकी 8 अगस्त 1967 को की गई थी। इसमें टोटल आपको 10 सदस्य देश देखने को मिलेंगे और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। हालांकि इंडोनेशिया की जो नई कैपिटल डिक्लेयर हुई है 2024 से जो बन जाएगी उसका नाम है नुसंतारा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम लोग आसियान के समिट की बात करते हैं तो पिछले साल जो इसका समिट है वो ब्रुनेई की कैपिटल बंदर सेरी बेगावन में हुआ था और 2022 में जो इसके समिट है वो आपके होगी कंबोडिया में। तो ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। तो इस प्रकार से पहली शिफ्ट के जितने भी प्रश्न मुझे मिले थे उन सभी को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। दूसरी शिफ्ट की वीडियो भी आपको जल्द मिल जाएगी और रात में आपको तीनों शिफ्ट की एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद में जो तीनों शिफ्ट की PDF है उसको आप kvguruji.in से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा ये WhatsApp नंबर है, तो इस पे आप कॉल करके या फिर अपने मैसेज को रिकॉर्ड करके मुझे प्रश्नों के बारे में भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।